हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात अपनी काली चादर ओढ़े महर के मेंशन पर उतर चुकी थी। महर अपने आलीशान कमरे के बिस्तर पर लेटी थी और उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अपना हाथ अपने सीने पर रखती है जहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये धड़कन अब दर्द से नहीं बल्कि एक अजीब सी उम्मीद से थी, लेकिन इस उम्मीद के साथ उसके दिमाग में एक पुराना जाना पहचाना डर भी सिर उठाने लगता है। एक ऐसा डर जो उसके बचपन से जुड़ा था, जहाँ प्यार सिर्फ एक समझौता था और रिश्ते सिर्फ एक बिजनेस डील। उसे डर लगता था कि कहीं ये नई खुशी भी एक और थोपा हुआ नाटक तो नहीं है। उसका दिमाग उसे बरसों पुराने अतीत में खींच लेता है, उन दर्दनाक पलों में जब उसके अपने घर की नींव दरक रही थी। महर सिर्फ 7 साल की थी। वो अपने प्लेरूम में बैठी अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बना रही थी, पर उसके छोटे से दिमाग में उसकी ड्राइंग्स नहीं बल्कि उसके माता पिता की बहस गूंज रही थी। लिविंग एरिया में आ रही आवाजें उसके लिए रोज की बात थी, पर आज ये कुछ ज्यादा ही तीखी लग रही थी। राधिका कपूर, महर की माँ, गुस्से में बोली, मैं थक गई हूँ इन सब से विवेक। ये शादी सिर्फ एक दिल थी और कुछ नहीं। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद कर ली। डॉक्टर विवेक कपूर, महर के पिता, शांत पर आवाज में छुपा हुआ गुस्सा लिए, बच्चे, तुम्हें बच्चे की परवाह कब से होने लगी? सॉरी, रॉन्ग डायलॉग हो गया, फिर से शुरू करते हैं। डॉक्टर विवेक कपूर, महर के पिता, शांत पर आवाज में छुपा हुआ गुस्सा लिए, दिल राधिका, हमारे बच्चे हैं, महर है, तुम कैसे ये सब भूल सकती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ही दिक्कत है? जिसमें राधिका कपूर चीखते हुए बोली, बच्चे, तुम्हें बच्चे की परवाह कब से होने लगी? तुम्हें तो सिर्फ अपने क्लाइंट्स और अपने सर्जरी की परवाह है। मुझे आजादी चाहिए विवेक। महर ने अपने कानों पर हाथ रख दिए। उसकी आंखें नम हो गई। उसे नहीं पता था कि दिल क्या होती है, पर उसे पता था कि ये सब उसे डराता है। वो बस चाहती थी कि ये सब खत्म हो जाए, कि उसके माता पिता उसे प्यार करे, एक खुशहाल परिवार हो। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका छोटा सा दिल इस लगातार के झगड़े से डरता था। वो अपने ड्राइंग बुक में कुछ अजीब सी आकृतियां बनाने लगती है जो उसके अंदर के डर को दिखाती है, और ऐसे ही समय बीतता है। महर लगभग 10 साल की हो चुकी थी। एक बड़े सामाजिक समारोह में कपूर परिवार मौजूद था। हर कोई उन्हें एक परफेक्ट कपल मानता था। डॉक्टर विवेक कपूर और राधिका कपूर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी। महर उन्हें दूर से देख रही थी। उसे पता था ये सब एक शो है। तभी महर ने अपने माता पिता को एक कोने में खड़े होकर बेहस करते देखा। उनकी आवाज धीमी थी, पर गुस्से से भरी हुई थी। राधिका कपूर धीमी गुस्से वाली आवाज में बोली, कितनी देर तक ये नाटक चलेगा विवेक? मुझे घुटन होती है। डॉक्टर विवेक कपूर कसकर जवाब दिए, जब तक जरूरत है राधिका, बिजनेस के लिए ये जरूरी है, तुम समझती हो ना? अचानक राधिका कपूर का हाथ डॉक्टर विवेक कपूर के हाथ से छूट जाता है। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। महर ने ये सब देखा। उसे पता था कि ये उनके रिश्ते का असली चेहरा था। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ दिखावे और समझौते पर टिका था। महर उन्हें देख मन ही मन सोचती है, ये सब झूठ है। इनका प्यार, इनकी खुशी, सब झूठ है। इन्हें सिर्फ दुनिया को दिखाना है कि ये खुश है, पर ये अंदर से कितने अकेले हैं। उसका दिल एक अजीब से खालीपन से भर जाता है। उसे महसूस होता है कि ये रिश्ता ऐसे ही होते हैं, एक परफॉर्मेंस जहाँ भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। समय बीतता गया और महर 12 साल की हो चुकी थी। उसके माता पिता के झगड़े और बढ़ गए थे और महर ने खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करना शुरू कर दिया था। वो अब ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताती थी, अपने ड्राइंग में खोई हुई। उसकी ड्राइंग्स अब और ज्यादा उदास और अकेला होने लगी थी। टूटे हुए दिल, सुनी आंखें और अधूरे परिवार। आंटी सोफिया, उसकी प्यारी नैनी और हाउसमेट, उसके कमरे में आती है। वो महर को बचपन से जानती थी और उसके दर्द को समझती थी। उनकी आवाज में हमेशा प्यार और चिंता होती थी। आंटी सोफिया प्यार से महर के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मेम साहब,
क्या हुआ? इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? बाहर खेलने क्यों नहीं जाती? महर सिर उठाया। उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी। वो किसी से अपनी भावनाएं शेयर नहीं कर पाती थी। उसे डर लगता था कि अगर उसे अपनी सच्चाई बताई तो वो एक बोझ बन जाएगी। जिस पर मेहर ने धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही, मुझे ड्राइंग करना पसंद है। आंटी सोफिया मेहर की ड्राइंग्स देखती है, उनमें दर्द और अकेलेपन साफ झलक रहा था। उन्हें पता था कि मेहर अंदर ही अंदर घुट रही थी। जिसे देख आंटी सोफिया ने प्यार से कहा, कभी कभी बातें शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है मैम साहब। अगर कोई बात हो तो मुझे बता सकती हो। मेहर सिर्फ सिर हिला दिया। वो किसी को भी अपनी भावनाएं नहीं बता पाती थी। उसे डर लगता था कि अगर उसने अपनी सच्चाई बताई तो उसे वही अकेलापन और दर्द मिलेगा जो उसने अपने माता पिता के रिश्ते में देखा था। मेहर के नजर आंटी सोफिया पर मारती है और खुद से बुदबुदाए, मैं अकेली हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं समझेगा। मुझे किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि मैं अंदर से कितनी खाली हूँ। मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। महर 15 साल की हो चुकी थी। उसके माता पिता का रिश्ता अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। एक दिन डॉक्टर विवेक कपूर और राधिका कपूर मेहर के कमरे में आते हैं। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, पर उसमें कोई गुस्सा या दुख नहीं था, बस एक अजीब सी बेपरवाही थी। डॉक्टर विवेक कपूर शांत पर आवाज में दर्द लिए बोले, मेहर बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। राधिका कपूर आंखों में हल्की उदासी लिए मेहर के ओर देखते हुए बोले, हम हम दोनों अब अलग हो रहे हैं बेटा। हमने तलाक लेने का फैसला किया। मेहर को झटका तो लगा, पर वो हैरान नहीं था। ये तो होना ही था। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन आ गया। उसे पता था अब उसका परिवार पूरी तरह से टूट गया है। उसे कोई रोना नहीं आया, कोई गुस्सा नहीं आया, बस एक अजीब सी शून्यता। मेहर धीमी, लगभग भावहीन आवाज में बोली, ठीक है। राधिका कपूर ने उससे आश्वासन देते हुए बोला, हम तुम्हारी कस्टडी 6-6 महीने के हिसाब से बांट लेंगे। तुम 6 महीने मेरे साथ रहोगे और 6 महीने अपने पिता के साथ। ये हमारा आपसी फैसला है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? महर ने सिर्फ सिर हिला दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए परिवार पहले ही टूट चुका था। ये फैसला उसके लिए सिर्फ एक डील थी, जैसे उसके माता पिता के बीच सब कुछ डील ही था। उसे लगा जैसे वे वो कोई सामान हो जिसे बांटा जा रहा हो। मैं कोई सामान नहीं हूँ, मैं कोई डील नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे कोई परवाह नहीं करता, कोई नहीं समझता मेरा दर्द। मेहर ने अपनी माँ की बात को सुन अपने दिल में सोचा। मेहर की आंखें खुलती है, वो अभी भी बिस्तर पर लेटी है। उसके चेहरे पर अतीत की उन दर्दनाक यादों का असर साफ झलक रहा है। रागिनी से मिला चुम्बन जो उसे इतनी खुशी दे रहा था, अब उसके दिमाग में एक सवाल उठा रहा था, क्या ये रिश्ता भी वैसा ही है? क्या ये भी सिर्फ एक समझौता है? क्या मैं भी रागिनी के लिए एक दिल हूँ? क्या वो सच था? रागिनी ने मुझे किस किया, पर क्या उसमें प्यार था, या ये सिर्फ एक नाटक है? मेरे माता पिता का रिश्ता बिना प्यार के था, सिर्फ समझौता था। क्या मेरा और रागिनी का रिश्ता भी वैसा ही है? उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। उसे पता है कि रागिनी का व्यवहार बदला है, पर उसे ये भी पता है कि रागिनी अभी भी उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई है। उसके बचपन के घाव उसे परेशान कर रहे थे। उसे डर लगता था कि कहीं उसका प्यार भी वैसा ही बेजान ना हो जाए। अगर रागिनी को मेरे बचपन का सच पता चला, मेरे माता पिता का सच, क्या वो मुझे समझेगी या मुझे और ज्यादा नफरत करेगी? क्या वो ये मानेगी कि मैं उसे प्यार करने के लिए ये सब किया? उसके मन में एक द्वंद्व चलता है। क्या वो इस रिश्ते में उम्मीद देखे या अपने अतीत के घावों को याद रखे? उसे डर लगता था कि अगर रागिनी को उसके बचपन का सच पता चला तो वो उसे एक कमजोर इंसान समझेगी, जिसने सिर्फ अपने मोहब्बत के लिए उसे फंसाया। मुझे रागिनी को वो प्यार देना है जो मुझे कभी नहीं मिला। मुझे इस रिश्ते को सच्चा बनाना है, जैसा मेरे माता पिता का नहीं था। पर मैं कैसे करूंगी? क्या मैं उसे वो खुशी दे पाऊंगी जो उसे चाहिए? वह उठकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है। रागिनी से मिले चुंबन की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताजी है, पर उसके अतीत के घाव उसे परेशान कर रहे थे। उसे पता है कि इसे उसे इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ करना होगा, पर उसे ये नहीं पता है कि क्या करना है। रागिनी, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी। रागिनी, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो तुमने कभी नहीं पाया। मैं तुम्हें उस हर चीज से बचाऊंगी जिससे
मुझे डर लगता है, प्यार के बिना रिश्तों का डर। वो अपने आँखें बंद कर लेती है। उसके दिमाग में रागिनी का चेहरा है और उसके साथ उसका वो वादा जिसे उसने खुद से किया था, लेकिन साथ ही उन यादों में खो गई कि आखिर उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद हुआ क्या था। उसके पेरेंट्स के तलाक होने के बाद वो 6 महीने राधिका कपूर के साथ रहने के लिए उनके नए बेहद स्टाइलिश अपार्टमेंट में पहुंची थी। ये घर कपूर मेंशन जितना बड़ा तो नहीं था, पर इसमें एक अजीब सी गर्माहट थी जो मेहर ने कभी अपने पुराने घर में महसूस नहीं की थी। लिविंग एरिया में राधिका कपूर अपनी सेक्रेटरी, जो अब उनकी पत्नी थी, प्रिया वर्मा के साथ बैठी थी। प्रिया एक प्यारी खुले दिल की महिला थी जिनकी आंखों में राधिका के लिए सच्चा प्यार साफ दिखता है। राधिका भी प्रिया के साथ पहले से ज्यादा सहज और खुश दिख रही थी। प्रिया वर्मा राधिका का हाथ प्यार से थमते हुए बोली, राधिका, तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तुम सुबह से काम कर रही हो। राधिका कपूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं प्रिया, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है ना मुझे काम करना कितना पसंद है। मेहर उन्हें दूर से देखती है। उसके दिमाग में उसके माता पिता की पुरानी कड़वी बहसें गूंज रही थी। ये क्या है? ये तो प्यार है, मैंने ये कभी नहीं देखा। उसके लिए ये सब नया था। राधिका और प्रिया एक दूसरे से खुलकर बात करती थी, हंसती थी, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को छेड़ा करती थी। ये सब उसके माता पिता की पुरानी बिजनेस डील वाली शादी से बिल्कुल अलग था। माँ इतनी खुश है, ये खुशी सच्ची है, मैंने उन्हें कभी ऐसे नहीं देखा। ये प्यार है, असली प्यार। मेहर के अंदर एक अजीब सी भावना जाग उठी। उसे प्रिया की गर्माहट और राधिका की नई खुशी की और एक अनचाहा खिंचाव महसूस हुआ। ये किसी तरह का आकर्षण नहीं था, बल्कि एक अजीब सा रिलेशनशिप गोल था। उसे लगा जैसे उसे पता चला हो कि प्यार कैसा होना चाहिए। इस माहौल में उसे एक अनचाहा सुकून मिला, एक ऐसा एहसास जो उसे अपने बचपन में कभी नहीं पाया। उसे इस नई नारीवादी ऊर्जा में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। ये वो पल था जब उसके दिल में खुशी की पहचान को लहर मिल गई थी। 6 महीने बाद महर डॉक्टर विवेक कपूर के घर पहुंची। ये घर राधिका के घर जितना चमकीला नहीं था, पर इसमें एक अलग तरह की शांति और गंभीरता थी। स्टडी रूम में डॉक्टर विवेक कपूर अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड और अब जो उनके पति थे, डॉक्टर रोहन शर्मा के साथ बैठे थे। रोहन एक समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थी जिनके आंखों में विवेक के लिए गहरा सम्मान और प्यार दिखता था। डॉक्टर विवेक कपूर रोहन से शांत स्वर में बोले, रोहन, मुझे लगता है हमें उस केस पर थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए। तुम्हारे इनपुट्स बहुत जरूरी है। जिस पर डॉक्टर रोहन शर्मा मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल विवेक, मैंने कुछ नए आर्टिकल्स पढ़े हैं, वो तुम्हें पसंद आएंगे। मुझे लगता है कि हमें एक नए एंगल से सोचना चाहिए। वो दोनों घंटों बैठकर गंभीर बातें करते थे, एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। उनके बीच की बॉन्डिंग सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि दोस्ती और समझदारी की भी थी। ये मेहर के माता पिता की पुरानी शादी से बिल्कुल अलग था, जहाँ सिर्फ दिखावा और झगड़े थे। पापा इतने खुश है, ये रिश्ता कितना शांत और समझदारी वाला है। ये भी प्यार है, पर अलग तरह का। मैंने कभी सोचा नहीं था प्यार ऐसा भी हो सकता है। मैंने उनके रिश्ते को देखा, उसे लगा प्यार सिर्फ एक लिंग तक सीमित नहीं है और ये अलग अलग रूपों में आ सकता है। उसके अंदर खुद की भावनाओं को लेकर एक जागरूकता बढ़ रही थी। उसे याद आया रागिनी के लिए उसकी गहरी भावनाएं जो दोस्ती से कहीं ज्यादा थी। क्या वही था जो उसके माता पिता ने पाया था? क्या ये वही था जो उसके माता पिता ने पाया था? उसे एक अजीब सा सुकून मिला कि वो अकेली नहीं थी, पर इसके साथ ही एक डर भी था। ये सब कितना अलग है, प्यार कितना सच्चा हो सकता है, पर मेरा प्यार रागिनी के लिए, क्या वो कभी ऐसा हो पाएगा? क्या वो मुझे समझेगी? क्या समाज ये सब स्वीकार करेगी? उसे अपने समलैंगिक पहचान का धीरे धीरे एहसास हो रहा था। ये उसके अंदर की सबसे गहरी सच्चाई थी, पर उसे छुपाने का दबाव भी उतना ही था। उसे डर लगता था कि कहीं उसका रिश्ता भी उसके माता पिता की पहली शादी जैसा बेजान ना हो जाए, बिना प्यार के सिर्फ समझौते पर टिका। उसे डर था कि अगर उसने अपनी सच्चाई बताई तो वो रागिनी को खो देगी या समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। ये उसकी भावनाओं को दबाने का एक प्रवृत्ति था और
उसे मजबूर करता था। स्कूल में मेहर ने अपनी पहचान छुपाना शुरू कर दिया। जब उसकी दोस्तों लड़कों के बारे में बात करती थी तो वो चुप रहती थी या बस हंस देती थी। अगर कोई मैगजीन में LGBTQ+ का मुद्दों पर आर्टिकल देखती थी तो उसे तुरंत छुपा देती थी, जैसे कोई बड़ा राज हो। मेहर, तुम्हारा क्रश कौन है, बताओ ना, एक दोस्त ने मेहर से पूछा। मेहर मुस्कुराते हुए बात टालते हुए जवाब दिया, अरे मेरा कोई क्रश नहीं है, मुझे तो बस पढ़ाई करनी है। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं ये हूँ, पर मैं किसी को बता नहीं सकती, कोई समझेगा नहीं, क्या पता रागिनी भी ना समझे। अगर उसे पता चला कि मैं उसे सिर्फ दोस्त नहीं मानती तो क्या होगा? ये डर उसे अंदर तक जकड़ लेता था। उसे पता था कि उसे अपनी भावनाओं को दबाना होगा ताकि वो नॉर्मल नॉर्मल लग सके, ताकि कोई उस पर शक ना करे। सो गाइस, ये थी आज की एपिसोड एंड आई थिंक आप सबको पसंद आया होगा। एंड यार लास्टली मैं पिछले 3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो बिकॉज़ एक्चुअली मैं एक राइटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुकी हूँ एंड ऊपर से कहानी स्ट्रेट वाली है, तो इसीलिए मेरा फ़ोकस थोड़ा उधर चला गया है। सो दैट्स व्हाई कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है इधर ध्यान देने को, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि कल भी वीडियो डाल सकूँ। सो आई होप आप लोगों को आज की एपिसोड अच्छा लगा होगा एंड यार जो भी नए लिसनर्स है, इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड यार आपके थॉट्स ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसा लगता है कहानी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट।